स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगा रहे हैं, जानवरों की बातचीत की दुनिया। हाँ। हमारे पास कई स्रोत हैं, कुछ लेख, शोध के अंश और ऑनलाइन चर्चाएं भी। मकसद ये समझना है कि जानवर असल में संवाद करते कैसे हैं। क्या ये सिर्फ आवाजें हैं या कुछ और भी है? बिल्कुल। चलिए पता करते हैं। बिल्कुल। और ये विषय काफी आकर्षक है। इससे हमें सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि शायद भाषा कैसे शुरू हुई ये समझने में भी मदद मिलती है। हम देखेंगे कि जानवर अलग अलग तरीकों से मतलब जानकारी कैसे भेजते और समझते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे जानवर बात करते हैं? मतलब ये सिर्फ भौंकना या म्याऊं करना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दायरा बहुत बहुत बड़ा है। आवाजें तो हैं ही, जैसे व्हेल के गाने हम सुनते हैं, मेंढक का टर्राना। हाँ। लेकिन बिना आवाज की ध्वनियां भी हैं, जैसे डॉल्फिन अपनी पूंछ पानी पर मारती हैं। अच्छा। फिर देखने वाले संकेत हैं, मोर का वो शानदार नाच या जुगनुओं की चमक, बायोल्यूमिनेसेंस जिसे कहते हैं। और आपने गंध वाले संकेतों का भी जिक्र किया था, वो कैसे काम करते हैं? हाँ, रासायनिक संकेत, कीमो रिसेप्शन कहते हैं इसे। मतलब गंध या स्वाद से संदेश समझना। जैसे चींटियां हैं, वो फेरोमोन छोड़ती हैं रास्ता बताने के लिए या पहचानने के लिए कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन। कुत्ते मूत्र से अपना इलाका बताते हैं और शारीरिक हाव भाव भी हैं। कुत्तों का पूंछ हिलाना सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। या फिर मधुमक्खी का वो खास वैगल डांस, उससे वो बाकियों को बताती हैं कि भाई खाना किधर है। अरे वाह, यानी ये सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि एक पूरा सामाजिक ताना बाना है। बिल्कुल। जटिल सामाजिक रिश्ते बनाना, माहौल में ढलना, ये सब शामिल है। अच्छा, पर क्या एक ही प्रजाति के सारे जानवर, मान लीजिए व्हेल, हर जगह एक ही तरह से बात करते हैं? नहीं, यही तो मजा है। जैसे हमारी अलग अलग बोलियां होती है ना, हाँ। वैसे ही जानवरों में भी क्षेत्रीय डायलेक्ट्स पाए गए हैं। जैसे ब्लू व्हेल हैं, अलग अलग महासागरों में उनकी लय, उनकी पिच थोड़ी अलग होती है। सच में? हाँ। और कुछ पक्षियों में भी ऐसा ही है, बल्कि जो सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं वो तो कई बार 2 भाषाएं सीख जाते हैं। क्या बात है! तो मतलब अलग इलाके की व्हेल्स शायद एक दूसरे का गाना पूरी तरह न समझ पाएं। ये मुमकिन है। समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जैसे हमें दूसरी बोली समझने में होती है। और बंदरों का क्या? प्राइमेट्स? हाँ, प्राइमेट्स जैसे मामोसेट बंदर, उनका संवाद तो और भी जटिल है। उनकी करीब 80% आवाजें खास फी कॉल्स होती हैं और वो एक दूसरे की पुकार का जवाब देते हैं बारी बारी से। लगभग इंसानी बातचीत जैसा लगता है। अच्छा। कुछ शोधकर्ता तो ये भी मानते हैं कि मामोसेट और शायद हाथी और डॉल्फिन भी अपने साथियों को पहचानने के लिए खास नाम या मौखिक लेबल इस्तेमाल करते होंगे। वाह, ये तो अद्भुत है। क्या जानवर दूसरी प्रजातियों से भी बात कर सकते हैं? हाँ, करते हैं। और ये कभी-कभी जान बचाने वाला हो सकता है। मेडागास्कर की स्पाइनी टेल्ड इग्वाना है, वो खुद तो आवाज नहीं निकालती पर सुन सकती हैं। ऐसा शायद इसलिए है ताकि वो मेडागास्कर पैराडाइज फ्लाई कैचर पक्षी की चेतावनी सुन सकें, क्योंकि शिकारी पक्षी दोनों का शिकार करते हैं। तो इग्वाना उस पक्षी की भाषा समझ जाती है? हाँ, एक तरह से वो चेतावनी सुनकर सतर्क हो जाती है। अविश्वसनीय। और अपनी गंगा डॉल्फिन, सुसु जिन्हें कहते हैं, वो तो लगभग देख नहीं सकती। वो इको लोकेशन का इस्तेमाल करती हैं। ये अल्ट्रासोनिक आवाजों पर आधारित एक तरह की प्राकृतिक सोनार प्रणाली है। सोनार जैसा? हाँ, बिल्कुल। इससे वो अंधेरे पानी में भी रास्ता ढूंढ लेती हैं, शिकार करती हैं। और अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार उनकी सैटेलाइट टैगिंग शुरू की है। अच्छा? क्यों? उनके आने जाने के पैटर्न और आवाज को समझने के लिए, क्योंकि ये डॉल्फिन नदी के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का एक बहुत अहम पैमाना है। लेकिन इन सब पर हमारी गतिविधियों का, जैसे जहाजों का शोर, शहरों का शोर, इनका क्या असर हो रहा है? शहरों के शोर से परेशान होकर कुछ गाने वाले नर पक्षियों को अपनी आवाज ज्यादा ऊंची और तीखी करनी पड़ी है। इससे उनके गाने की वो बारीकी, वो जटिलता कम हो गई है। शायद मादाओं को आकर्षित करने में भी मुश्किल होती हो। और एक ताजा शोध ये भी बताता है कि मिंक व्हेल 90 किलोहर्ट्ज तक की ऊंची फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं। ये इतनी ऊंची है कि हम इंसान सुन भी नहीं सकते। 90 किलोहर्ट्ज? हाँ, इसका मतलब है कि वो जहाजों और औद्योगिक शोर से, जो अक्सर इसी रेंज में होता है, कहीं ज्यादा प्रभावित होती हैं जितना हमने पहले सोचा था। तो क्या तकनीक इसे समझने में कुछ मदद कर रही है? कोई रास्ता निकल रहा है? हाँ, मदद तो मिल रही है, काफी ज्यादा। गंगा डॉल्फिन की सैटेलाइट टैगिंग एक उदाहरण है। और दूसरा बड़ा कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई? वो कैसे? एक प्रोजेक्ट है
सीटी। वो स्पर्म वेल के क्लिक पैटर्न, जिन्हें कोडास कहते हैं, उनको समझने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। शायद उनकी भाषा को डिकोड करने में मदद मिले। क्या बात है। और हिब्रू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता भी एआई से मार्मोसेट बंदरों की बातचीत का मॉडल बना रहे हैं। ये सब सुनकर, जानवरों के संचार की ये जटिलता देखकर, ये सवाल तो उठता ही है कि हमारी यानी इंसानों की भाषा सच में कितनी अलग है। ऐसी ही एक बात ऑनलाइन चर्चा में भी आई थी। किसी ने कहा कि हम इंसान सोचते हैं कि बात करना सिर्फ हमने इजाद किया है, जबकि हर प्रजाति किसी न किसी तरह बात करती है। हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, मानव भाषा अपनी बनावट में, अपने व्याकरण में बेशक अनोखी हो सकती है, लेकिन ये सोचना कि संवाद या कम्युनिकेशन सिर्फ हम ही करते हैं, ये सही नहीं है। सही कहा। जैसा हमने अभी देखा, जानवरों के संवाद के तरीके बहुत विविध हैं, जटिल हैं। मार्मोसेट्स पर, दूसरे प्राइमेट्स पर जो शोध हो रहा है, वो इसी धारणा को चुनौती दे रहा है कि जटिल संवाद सिर्फ इंसानों का ही गुण है। मतलब असल बात ये है कि संवाद जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है, चाहे उसका रूप कोई भी हो। तो आज की इस पड़ताल से एक बात तो साफ है, जानवरों की दुनिया संवाद से भरी हुई है। जटिल, अलग अलग तरह के और कभी कभी तो एकदम हैरान कर देने वाले तरीकों से। वो आवाज, गंध, हाव भाव, यहाँ तक कि रोशनी से भी अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल, और हम तो अभी इसे समझने की शुरुआत ही कर रहे हैं। एआई और सैटेलाइट टैगिंग जैसी जो नई तकनीकें आ रही हैं, वो हमें इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स की गहराई में झांकने का मौका दे रही हैं, और रोज कुछ नया पता चल रहा है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे हम जानवरों के संवाद को बेहतर ढंग से समझेंगे, क्या इससे गैर मानवीय बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी सोच बदलेगी, और इस दुनिया में हमारी अपनी जगह के बारे में हमारी समझ पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।